नमस्कार दोस्तों। आज अपना टॉपिक है सेल सिग्नलिंग। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सेल सिग्नलिंग। ये सेल सिग्नलिंग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, क्या कार्य है, ये आज अपन जानेंगे। तो सेल सिग्नलिंग मेनली मैं बता देता हूँ आपको कि सेल सिग्नलिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाएं अपने शरीर के भीतर या बाहरी वातावरण के साथ अन्य कोशिकाओं के साथ संचार करती हैं। ये क्या करती है कि अन्य कोशिकाएं होती है उनके साथ मिलकर के संचार मैसेज का कार्य करती है। ठीक है। और इसमें क्या है कि जो अपने पर्यावरण के साथ और अपने साथ साथ सिग्नल प्राप्त करने की और संचारित करने की एक क्षमता भी होती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा देखिए अपन, सेल सिग्नलिंग को एक विशिष्ट घटना के द्वारा दो आसन्न यानी पास पास कोशिकाओं के बीच संचार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो जीव विज्ञान की वह सेल सिग्नलिंग या सेल कम्युनिकेशन एक सेल की क्षमता होती है। कम्युनिकेशन होता है कि दो सेल के बीच में जुड़ना, ठीक है, या मिलना, जो अपने पर्यावरण के साथ और अपने साथ सिग्नल प्राप्त करने और संचारित करने की क्षमता रखती है। सेल्स मेनली दो प्रकार की होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो क्या है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है, इनमें सभी सेलुलर जीव की एक मौलिक इकाई होती है, सेल्स। ठीक है ना। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की एक मौलिक इकाई होती है, सेल्स। अभी क्या है कि ये इसके रूल है, एक तो कम्युनिकेशन करना यानी जुड़ना, दो सेल्स के बीच में आपस में जुड़ना, और एक सेकंड है कि एक परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। इनका क्या कि एक कोशिकाओं का एक विशिष्ट कार्य होता है। ठीक है। और थर्ड है कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेल्स। तो दो सेल्स के बीच में समन्वय किस प्रकार से हो रहा है, ये इनका रोल होता है। दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन करना इनका रोल होता है। ठीक है। और इसके टाइप हैं, चार प्रकार की होती है। एक तो ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, जक्स्टाक्राइन और एंडोक्राइन। ये चार प्रकार की सेल सिग्नलिंग होती है। इसके टाइप हैं सेल सिग्नलिंग के। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऑटोक्राइन। जब किसी कोशिका से स्रावित लिगेंड या मॉलिक्यूल्स कोशिका से स्रावित लिगेंड या मॉलिक्यूल्स उसी सेल के रिसेप्टर से जुड़ता है तो इसे ऑटोक्राइन कहते हैं। इसका एग्जांपल है कैंसर सेल। ये सेल है, ये इसके ऊपर क्या है कि रिसेप्टर लगे होते हैं जो क्या करते हैं, मैसेज को बाइंडिंग करते हैं या मैसेज को एक्सेप्ट करते हैं। और ये क्या है कि एक लिगेंड है, मतलब कि मैसेज है या मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें मैसेज होता है, जो क्या करेगा, रिसेप्टर से जाकर जुड़ेगा और सेल क्या है कि स्पेसिफिक फंक्शन करेगी। हर सेल के लिए अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब सेकंड है कि पैराक्राइन। पैराक्राइन सिग्नलिंग में एक सेल्स का लिगेंड मॉलिक्यूल्स उसी के पास वाली सेल्स के रिसेप्टर से जुड़ जाता है तो इसे पैराक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। अब क्या कि पैराक्राइन में क्या करता है कि किसी सेल का रिसेप्टर उसी के पास वाली सेल के लिगेंड से बाइंड हो जाता है, या किसी सेल का लिगेंड उसी के पास वाली सेल्स के रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। जबकि ऑटोक्राइन में क्या होता है, एक ही सेल होती है और उसी का लिगेंड उसी के रिसेप्टर से जाकर जुड़ता है। जबकि पैराक्राइन में एक सेल का लिगेंड दूसरी सेल के रिसेप्टर से जाकर जुड़ जाता है। ठीक, ये रिसेप्टर, ये लिगेंड और ये दूसरी सेल है और ये फर्स्ट सेल है। ठीक है। और अब आगे पढ़ते हैं अपन तीसरा, जक्स्टाक्राइन। तो इसकी परिभाषा देखते हैं अपन, ऐसी सेल सिग्नलिंग जिसमें दो पास पास वाली सेल्स के लिगेंड व रिसेप्टर एक दूसरे के आमने सामने
हो तो इसे जक्स्टाक्राइन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑर्गन्स। ठीक है, ये एक सेल है जो लिगेंड सेल है और एक ये रिसेप्टर सेल है। ये रिसेप्टर है और ये लिगेंड है। ये क्या करते हैं कि लिगेंड और रिसेप्टर आमने सामने प्रेजेंट होते हैं। ये लिगेंड और रिसेप्टर एक दूसरे के सामने प्रेजेंट होते हैं और इसका एग्जाम्पल है ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स पे एक ऐसी इस प्रकार की सेल्स हैं। अब चौथा प्रकार है कि एंडोक्राइन। जब किसी सेल में प्रेजेंट लिगेंड ब्लड के माध्यम से दूसरी सेल के रिसेप्टर से जाकर बाइंड हो जाता है तो इसे एंडोक्राइन कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है हॉर्मोन्स। ठीक है, ये ब्लड है, ये लिगेंड है और ये नीचे रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर से क्या करेगा कि ये लिगेंड है जो यहाँ से निकलेंगे, किसी सेल से निकलेंगे और ये ब्लड के माध्यम से जा कर के रिसेप्टर सेल से बाइंड हो जाएंगे, वह स्पेसिफिक कार्य करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपन रिसेप्टर क्या होते हैं ना, रिसेप्टर के बारे में जानते हैं। तो रिसेप्टर क्या है कि सेल सिग्नलिंग में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं ये, क्योंकि ये रासायनिक संकेतों या भौतिक संकेतों या उत्तेजनाओं का पता लगाने में सक्षम होते हैं। और ये रिसेप्टर आमतौर पर प्रोटीन होते हैं जो कोशिकाओं के बाह्य भाग एवं आंतरिक भाग में स्थित होते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ऑर्गेनेल्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया। कोशिकाएं क्या करती है कि अपने पड़ोसियों से या पास वाली सेल से रिसेप्टर नामक प्रोटीन के एक वर्ग के माध्यम से जानकारी प्राप्त करती है। ये रिसेप्टर के माध्यम से दूसरी सेल से जानकारी प्राप्त करती है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं अपन। रिसेप्टर सेल की सतह पर प्रेजेंट जो एकल व बहुकोशिकीय जीवों की जैविक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, रिसेप्टर इनका मुख्य काम सेल्स के अंदर सूचनाओं को प्रसारित करना है। जब एक विशिष्ट लिगेंड रिसेप्टर से जुड़ता है तो सेल की स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ जाता है। अब जो रिसेप्टर होता है वो क्या है, दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर जिन्हें सेल सरफेस रिसेप्टर भी कहते हैं, जो क्या करते हैं कि सेल के बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं और ये संदेशों को सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से जुड़ने का कार्य करते हुए मैसेज को भेजते हैं। ठीक है, अब ये इसके टाइप है। एक तो सेल सरफेस रिसेप्टर जो क्या है कि सेल के बाहरी तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनकी परिभाषा है कि सेल सरफेस रिसेप्टर की परिभाषा है एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर इंटीग्रल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं और अधिकांश रिसेप्टर बनाते हैं। ये सेल सरफेस क्या है कि अधिकांश रिसेप्टर बनाते हैं। वह एक कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली को फैलाते हैं जिसमें रिसेप्टर का एक हिस्सा कोशिका के बाहर व दूसरा हिस्सा कोशिका के अंदर की तरफ होता है। ठीक है, अब सेल सरफेस के भी टाइप होते हैं अलग अलग प्रकार के, जिसमें पहला जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, सेकंड है आयन चैनल रिसेप्टर और थर्ड है लिंक्ड एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। तो इसमें क्या है कि GPCR सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो अपन पढ़ते हैं GPCR क्या होता है, ये इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, GPCR एक प्रकार का रिसेप्टर है। ठीक है, ये G का मतलब होता है यहाँ ग्वानिन से है। इसकी परिभाषा देखते हैं अपन कि रिसेप्टर 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर्स हैं। GPCR रिसेप्टर 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर हैं, हेप्टाहेलिकल है और जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर के रूप में भी जाना जाता है। जी प्रोटीन के साथ युग्मित होने पर उन्हें 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर कहा जाता है या 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये 7 बार कोशिका झिल्ली से गुजरते हैं। जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर कई बीमारियों में शामिल हैं और सभी आधुनिक औषधियों या दवाओं के लगभग 40% का लक्ष्य भी है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसे 7 ट्रांसमेम्ब्रेन क्यों कहते हैं ये अपन इसमें देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। अभी ये क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये कोशिका के बाहरी तरफ होती हैं।
ये किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है ना। अब क्या है कि ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, तो ये क्या करेगा कि जैसे लिगेंड बाइंड होगा तो ये रिसेप्टर से बाइंड होगा तो ये क्या करेगा, 7 बार अंदर बार गुजरेगा। जैसे एक बार ये यहाँ से बाहर से आएगा, अंदर जाएगा, ठीक, दूसरी बार वापस बाहर आएगा, तीसरी बार अंदर जाएगा, चौथी बार बाहर आएगा, पांचवी बार वापस अंदर जाएगा और छठी बार बाहर आएगा, बस सातवीं बार अंदर जाएगा। जिसमें क्या है कि सेल के अंदर जी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जी प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ये लिगेंड क्या है कि जी प्रोटीन से जाकर बाइंड होगा। और जी प्रोटीन क्या है कि तीन सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, अल्फा, बीटा और गामा। और इसके अंदर एक जीटीपी होता है, जीटीपी प्रेजेंट, जो का क्या करता है कि आगे जाकर जीटीपी में टूट जाता है या बदल जाता है। अब ये क्या है कि जीडीपी जैसे जीटीपी में टूटेगा तो अल्फा सब यूनिट अलग हो जाएगी और जो बीटा और गामा है वो अलग हो जाएगी, ये एक्टिवेट होकर के अलग हो जाएगी और जो अल्फा और जीटीपी दोनों साथ में अलग हो जाएंगे, एक्टिवेट होगी और ये सब यूनिट क्या करेगी, एंजाइम से जाकर बाइंड होगी। अब एंजाइम से बाइंड होने के बाद ये सेकेंडरी मैसेंजर में जाएगा और सेकेंडरी मैसेंजर से प्रोटीन काइनेज एंजाइम एक्टिवेट होगा। अब ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम्स क्या करता है कि फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ने का कार्य करता है, प्रोटीन काइनेज एंजाइम्स। अब ये क्या करेगा, काइनेज एंजाइम टारगेट प्रोटीन तक मैसेज को ले जाएगा। इसके बाद टारगेट प्रोटीन पर जैसे ही मैसेज पहुंच जाएंगे तो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स होगा। जो सेल्स के अंदर जो मैसेज आया है वो एक विशिष्ट कार्य करने के लिए होता है, तो ये क्या करता है कि सेल्स के अंदर उस विशिष्ट कार्य को करेगा, जिससे क्या है कि सेल में परिवर्तन हो जाएगा। ये अपना जी प्रोटीन सिग्नलिंग हो गया है। अब आगे देखते हैं अपन, ये है इसकी एक और डायग्राम है, स्ट्रक्चर है इसकी। ये 7 बार बता रखा है इसको कि कैसे अंदर बार होता है। ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, ये जुड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड है और इंट्रा सेलुलर साइड है। ये जी प्रोटीन है और ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये अंदर आ रहा है फर्स्ट बार में, सेकंड बार में वापस बाहर जा रहा है, ये कपल्ड हो रहा है वापस, थर्ड बार में वापस अंदर जाएगा, फोर्थ में बाहर निकलेगा, फिफ्थ में अंदर जाएगा, सिक्स में बाहर निकलेगा और सेवन्थ में अंदर चला जाएगा और जी प्रोटीन से बाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन आयन चैनल रिसेप्टर। ये क्या होते हैं, ये ऐसे चैनल रिसेप्टर होते हैं जो केवल आयनों को सेल्स के अंदर आने जाने के लिए सहायता प्रदान करते हैं ये, ठीक है। इसमें केवल क्या है कि आयन चैनल्स में केवल आयन ही अंदर बाहर हो सकते हैं, यही गुजर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं अपन सबसे पहले। आयन चैनल से जुड़े रिसेप्टर ट्रांसमेम्ब्रेन आयन चैनल्स प्रोटीन का एक समूह है। आयन चैनल से जुड़े रिसेप्टर में आयनों और धनायनों के लिए आयन चैनल्स होते हैं। इसमें क्या है कि ये आयन चैनल्स होते हैं, इनमें धनायनों और ऋणायनों के लिए आयन चैनल्स होते हैं। ये तेज़ी से सिग्नलिंग घटनाओं में भाग लेते हैं। जो कोशिकाएं विद्युत रूप से सक्रिय होती है उनमें ये तेज़ी से भाग लेते हैं और इसका एग्जाम्पल है न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं आयन चैनल रिसेप्टर जिन्हें लिगेंड गेटेज आयन चैनल्स भी कहते हैं। आयन चैनल्स के खुलने व बंद होने को न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अब ये इसके टाइप है आयन चैनल्स के टाइप। ये आयन चैनल्स हैं, इसके 2 टाइप होते हैं, एक तो गेटेज आयन चैनल्स और एक नॉन गेटेज आयन चैनल्स, ठीक है। ये आगे देखते हैं अपन। अब ये गेटेज आयन चैनल्स जो बंद है, ये देखो ये बंद है, इससे कोई आयन बाहर नहीं जाएगा, सेल्स के अंदर भी नहीं आएगा। ये सेल मेम्ब्रेन गेटेज आयन चैनल्स है और ये मैसेज आएगा, ये क्या है कि गेटेज आयन नॉन गेटेज आयन चैनल से मूव करेगा। इसमें सोडियम आयन भी हो सकता है, पोटेशियम आयन हो सकता है, कैल्शियम आयन हो सकता है। ये तीनों आयन क्या है कि मूव करते हैं, थ्रो करते हैं चैनल्स के इधर उधर, अंदर या बाहर। ये रिसेप्टर एंड आयन चैनल्स हैं
ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है या साइटोसोल है। अब ये क्या करते हैं कि आयन जैसे ही सेल्स के अंदर मूव हो जाते हैं तो ये चेंज इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल्स, जो विद्युत रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको चेंज करते हैं। ये वो बस सेल्स में चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ठीक है, अब अपना थर्ड बच गया है एंजाइम लिंकेज रिसेप्टर। तो इसमें क्या है कि मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा जो आरटीके होता है रिसेप्टर, इसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आरटीके क्या होता है कि ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एंजाइम्स हैं, एंजाइम है एक प्रकार का ना। ये सेल सरफेस रिसेप्टर का प्रमुख वर्ग है। आरटीके वृद्धि, विभेदन, विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह फास्फोरिलीकरण की क्रिया में भी भाग लेता है। टायरोसिन काइनेज एंजाइम्स प्रोटीन के लिए एक फॉस्फेट ग्रुप के रूप में एटीपी को ट्रांसफ़र करता है। यह कई सेलुलर कार्यों में स्विच की तरह बंद व चालू का कार्य करता है। यह इंट्रासेलुलर प्रोटीन का एक डोमेन होता है जिसे SH2 कहते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक आरटीके में फॉस्फोरिलेटेड टायरोसिन को जोड़ता है। ये इसकी मैकेनिज्म है। ये सबसे पहले इसमें क्या होता है कि लिगेंड बाइंडिंग होता है। रिसेप्टर से क्या लिगेंड बाइंड होगा और फिर इसके बाद रिसेप्टर डाइमेराइजेशन होगा। उसके बाद रिसेप्टर फॉस्फोराइलेशन होगा, बाइंडिंग ऑफ एडेप्टर प्रोटीन, ये क्रिया होगी। इसके बाद एक्टिवेशन ऑफ सिग्नलिंग कैस्केड होगा, वह चेंज इन जीन एक्सप्रेशन। तो ये एंजाइम क्या करते हैं कि जो जीन एक्सप्रेशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, कि जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, क्या होता है, उनमें परिवर्तन कैसे आते हैं, तो ये इन्हीं के द्वारा आते हैं, एंजाइम्स रिसेप्टर के द्वारा। तो ये टॉपिक अपना ख़त्म हुआ।